हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। आज की क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए जो आपका पेपर ये फोर्थ है शिक्षा में नवाचार। ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर रहे थे। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये चल रहा था। इसमें आज हम पढ़ेंगे परिवर्तन एवं नवाचार में संबंध क्या है। परिवर्तन एवं नवाचार में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज एंड इनोवेशन। हालांकि नवाचार का मतलब ही मैंने बताया था कि परिवर्तन होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ भिन्नताएं हैं जो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। परिवर्तन और नवाचार दोनों ही शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। परिवर्तन हो या नवाचार हो, दोनों का एजुकेशन पर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इससे जो एजुकेशन है वह प्रभावित भी होती है। इसे हम एक पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है, नवाचार है, यह परिवर्तन है, और ये क्या है, हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है। ठीक है, तो अब क्या है कि नवाचार का भी प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पर और परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ रहा है किस पर, शिक्षा पर। तो नवाचार और परिवर्तन का दोनों का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है और इससे शिक्षा प्रभावित भी होती है। ठीक है, चलिए इस संबंध में तीन बातें जानना बहुत आवश्यक है। वह क्या है, सुधार की दृष्टि से शैक्षिक परिवर्तन की इच्छा, या अगर हम सुधार करना चाह रहे हैं, शिक्षा में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे नवाचार जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, सुधार की दृष्टि से किसी चीज में कुछ परिवर्तन करना, चेंज करना, बदलाव लाना, और इस संदर्भ में नवाचार का चयन। नवाचार को प्रयोग में लाने के लिए साधनों को आयोजित करना। भाई जब हम नया नवाचार का प्रयोग करेंगे, नया नवाचार को प्रयोग में लाने के लिए, यूज करने के लिए कुछ साधन भी तो हमको जुटाने होंगे, है ना। इसलिए नवाचार और परिवर्तन दोनों में घनिष्ठ संबंध है और शिक्षा में इनसे सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं परिवर्तन और नवाचार, चेंज एंड इनोवेशन। देखिए, परिवर्तन सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सर्वव्यापक होता है। परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। भाई परिवर्तन हुआ तभी तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, परिवर्तन होगा तभी तो पृथ्वी नष्ट भी होगी, है ना। परिवर्तन के कारण ही प्रगति, विकास एवं विनाश का चक्र गतिमान है। परिवर्तन होता है तभी हमारी लाइफ में कुछ चेंज होता है, कुछ बदलाव आता है, हम डेवलप कर पाते हैं, हम प्रगति की रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं। तो क्या है, परिवर्तन ही तो है ना। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फिर क्या है, सब चीजें बेकार हैं। मैंने कल भी कहा था, बताया था कि शायद, क्या, हाँ बताया था, रुका हुआ पानी भी तो सड़ जाता है ना। तो क्या है कि हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है और आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन प्रत्येक बदलाव या विचलन को कहा जा सकता है, यानी कि हर एक बदलाव को परिवर्तन कहा जाता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आप चाहे आगे बढ़ गए हो वह भी परिवर्तन है, या आप जिस पद पे थे अब उससे भी नीचे आ गए हो, चाहे वो नकारात्मक हो, वो भी परिवर्तन है। ठीक है, कल आप बहुत सक्सेस थे, आज आप बर्बाद हो चुके हैं, यह भी परिवर्तन है। अच्छा हो या बुरा हो, यह भी क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, तो परिवर्तन और नवाचार दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी एक नहीं है। ठीक है, परिवर्तन और नवाचार को अधिकतर लोग समान अर्थ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों में ही स्थापित परंपरा, प्रणाली, वस्तु या विचार में बदलाव लाता है। हालांकि परिवर्तन एक व्यापक धारणा है जिसमें अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। चाहे आप अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो वह भी परिवर्तन है, बुराई की तरफ बढ़ रहे हो वह भी परिवर्तन है। जबकि नवाचार सदैव अच्छा, सकारात्मक और सुधारात्मक एवं रचनात्मक होता है। अब बात समझ में आई, नवाचार और परिवर्तन में क्या अंतर है। नवाचार का मतलब है नया परिवर्तन, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा अच्छा होगा, जिसमें सुधार होगा, रचनात्मक होगा। ठीक है,
और उसके फलस्वरूप शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आता है। इसलिए परिवर्तन और नवाचार दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी एक नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या निकल करके आया है कि परिवर्तन में चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हम काम अच्छा करें या बुरा करें, हम आगे बढ़े चाहे हम नीचे आ जाएं, वह परिवर्तन में आएगा। लेकिन जो नवाचार है इसमें क्या होगा, सदैव अच्छा होगा। ठीक है, इसमें हम बुराई की तरफ अगर बढ़ेंगे तो वो नवाचार नहीं होगा, वो परिवर्तन में आ जाएगा। हमेशा सकारात्मक होगा, सुधार होगा, रचनात्मक होगा, यह नवाचार है। ठीक है, चलो बात क्लियर हो गई। नवाचार और परिवर्तन में अंतर आपको क्लियर हो गया। परिवर्तन में अच्छा बुरा, आगे बढ़े हों या नीचे गिर गए हों, है ना, अमीर थे गरीब हो गए, ये सब परिवर्तन में आ जाएगा। लेकिन नवाचार में हमेशा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अब जानते हैं नवाचार के प्रकार। देखिए टाइप्स ऑफ इनोवेशन। चलिए ये जो ऊपर है इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। देखिए सब कुछ ही पढ़ना है तो फिर किताब में तो सब लिखा है। चलिए सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार, सोशल इंटरैक्शन इनोवेशन। देखिए नवाचार को उसके गुणों एवं विशिष्टताओं के आधार पर चयन करके, नवाचार को उसकी क्वालिटीज और उसकी स्पेसिफिक क्या है उसके बेस पे उसको चूज करके विद्यालय में उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, जब उसके विषय में जानकारी विद्यालय के प्रतिपालक शिक्षक द्वारा प्राप्त हो। इसलिए कोई भी नवाचार विभिन्न लोगों, संस्थाओं और अभिकरणों के परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा प्रसारित होता है। इसलिए इस प्रकार के नवाचार को सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है समस्या समाधानात्मक नवाचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन, जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जब किसी समस्या के समाधान हेतु वांछित परिवर्तन के लिए किसी नवाचार को चुना जाता है तो उसे समस्या समाधानात्मक नवाचार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके सामने कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, अब आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए जो भी साधन जुटाए जाते हैं, जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, वह सब नवाचार में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वह समस्या सॉल्व होती है और उसमें एक परिवर्तन आ जाता है। सुनिए, हम चूज करेंगे नवाचार को और आएगा परिवर्तन। ठीक है, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए जो भी साधन जुटाएंगे, जो भी तरीके अपनाएंगे हम, वह क्या होगा, नवाचार में होगा। और जब यह सब जुटा लेंगे तो क्या होगा, समस्या सॉल्व हो जाएगी और एक परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, एक बदलाव आ जाएगा उस मैटर में या उस चीज में या उस वस्तु में जिसके लिए हम नवाचार को चुनेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समस्या समाधानात्मक नवाचार हो गया। इस नवाचार में समस्या के समाधान की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग कॉलेज जाएं या ना जाएं, घर बैठे हम आपको कंप्लीट तरीके से कोर्स बेहतर तरीके से कंप्लीट करा देंगे। कुछ कॉलेजेस में पढ़ाई होती होगी, कुछ में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई होती होगी। देखिए नवाचार की आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नवाचार बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर करके आए, सामने आए, हमारे देश राष्ट्र का कल्याण हो, तो उसके लिए नवाचार बहुत आवश्यक है। इनोवेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेसफुल स्टेट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कल्याण, देखिए सिर्फ इन्हीं को पढ़ करके हम समझ सकते हैं, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हम पढ़ लेंगे, है ना। आर्थिक विकास के लिए, भाई आप अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं, जो भी आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए नवाचार आवश्यक है। नई नई चीज़ों को जुटाना, नए नए तरीके अपनाना, नई कोशिश करना, इससे हम आर्थिक विकास में आगे बढ़ेंगे। सामाजिक, हम समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो आज जिस लेवल पे आज हमारा समाज है वह ना रहे, आगे बढ़ जाए, हमारे समाज में परिवर्तन हो जाए, समाज को एक नई दिशा मिल जाए, समाज हमारा प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, तो सामाजिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स को पढ़ करके हम समझ लेंगे,
थोड़ा समझ में आ गया? चलिए अब इसके अंतर जो लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्वतः जब जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना दिमाग में रहेगा, लेकिन ठीक है आप समझ रहे हैं। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्प लिया है। ठीक है, कि हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। जब शिक्षा के क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं होगा तो राज्य कहां से कल्याणकारी हो जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है क्या? सबसे पहले शिक्षा में परिवर्तन किया जाए। जो पुराने बेस पे या जो शिक्षा चली आ रही है उससे काम नहीं चलने वाला है। जब हमें परिवर्तन करना है तो हमें नए नए तरीके अपनाने होंगे, शिक्षा में भरपूर परिवर्तन करना होगा। शिक्षा में परिवर्तन के कारण ही परिणाम स्वरूप निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा तथा जन शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अरे शिक्षा में परिवर्तन ही तो करना है, तभी तो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है भैया। फ्री में पढ़ो, फिर आओ फ्री में पढ़ो, खाना खाओ फिर घर जाओ। खाना भी घर पे नहीं खाना है ना? तो सरकार कितना प्रयास कर रही है ताकि, हाँ क्यों प्रयास कर रही है? ताकि हमारा राज्य कल्याणकारी बन जाए, हमारा राज्य आगे बढ़े, देश में सहयोग हो, देश आगे बढ़े, है ना? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। शिक्षा में परिवर्तन के कारण परिणाम स्वरूप क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है और जन शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि शिक्षा में परिवर्तन लाया जा सके। शिक्षा के इन नवीन कार्यक्रमों के संचालन और अध्ययन के लिए नवाचार की अति आवश्यकता है ना? नवाचार की बहुत आवश्यकता है। नए नए साधन जुटाना, नई नई चीजों को अपनाना, नए नए तरीके अपनाना, नए नए मेथड्स का यूज करना पढ़ाने के लिए, ये सब क्या है? नवाचार है। आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक देश को आर्थिक विकास करने के लिए अथक परिश्रम करने पड़ते हैं। देश तो देश, घर की स्थिति सुधारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमारा आर्थिक विकास हो, है ना? देश में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जैसे निर्धनता होना और सबसे बड़ी चीज है अज्ञानता। नॉलेज का ना होना, शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होना, है ना? तो आर्थिक विकास के लिए क्या है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने पड़ते हैं और देश में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, जैसे देश का जो समाज है, लोग हैं, उनकी निर्धनता, उनकी अज्ञानता, है ना? इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा का विस्तार करना अति आवश्यक है। घर घर जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। तभी जब लोग शिक्षित होंगे तो आर्थिक विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। शिक्षा का विस्तार करने के लिए नवीन विचार, नए नए विचार, नए नए कार्यक्रम और नवाचारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बात है कि आप लोग कमेंट करके नहीं जाते हो। कुछ लोग हैं गिने चुने, वही कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे उनको कमेंट आता है। सामाजिक परिवर्तन हेतु सबसे बड़ी बात भैया, हम समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। समाज में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? नवाचार, है ना? समाज में दिन प्रतिदिन विभिन्न परिवर्तन हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा वैश्वीकरण के कारण एक नए समाज की स्थापना हो रही है। इस नए समाज के नियमों और मानदंडों में भी परिवर्तन हो रहा है और नवीन मानदंडों के अनुरूप शिक्षा में भी परिवर्तन करना अति आवश्यक है। शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा में नवीन आयामों को सम्मिलित करना भी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि आर्थिक नवाचार की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नवाचार की आवश्यकता समझ में आ गया। आर्थिक विकास के लिए नवाचार की आवश्यकता और उसके उद्देश्य समझ में आ गया। सामाजिक परिवर्तन के लिए और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भी नवाचार की बहुत आवश्यकता है। कैसे?
वर्तमान युग कैसा है? विज्ञान का युग है भैया। आजकल तो बच्चे जो है एकदम कतई, छोटे छोटे बच्चों को देखो कितना टैलेंटेड है आजकल। विज्ञान विज्ञान का युग है आज तो। विज्ञान और तकनीकी जो जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें नए नए आविष्कार खोजें की जा रही हैं, है ना। इन नवीन आविष्कारों के कारण मानव की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है, बदलाव आ गया है। यूं कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। कैसे? सब विज्ञान की मदद से हो सका। इन वैज्ञानिक उपकरणों के रखरखाव और संचालन के लिए शिक्षा में नवीन विधियों पद्धतियों का समावेश करना आवश्यक है। ये जो वैज्ञानिक उपकरण है जिनकी सहायता से आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं, जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है, नए नए आविष्कार हुए हैं, उसका रखरखाव के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए भी तो, उस संचालन के लिए शिक्षा में नई नई विधियां, मेथड्स, नए नए सिद्धांत, पद्धतियां, उनको भी मिलाना आवश्यक है। अतः विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी नवाचार की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बता दिया था टाइमिंग आपका। ठीक है, आज मैं क्लास आपकी टाइमिंग से नहीं हो पाएगी क्योंकि आज, ताकि स्टूडेंट्स को पता लग जाए कि कितने बजे से कितने बजे तक क्लास होती है। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलेंगी। ठीक है, उससे आपको भी थोड़ा रहेगा कि इतने बजे हमारी क्लास होगी, और हमको भी रहेगा कि इतने बजे हमें क्लास देनी ही देनी है ना। तो आप पर भी एक थोड़ा प्रेशर रहेगा, हम पर भी प्रेशर रहेगा। और आदमी काम तभी करता है जब उस पर कोई प्रेशर होता है। अगर हमारे ऊपर कोई दबाव ना हो, हमको सब फ्री में खाने पीने को मिले, तो हम काहे काम करेंगे, काहे आप काम करेंगे। तो हर एक चीज के लिए थोड़ा सा प्रेशर भी आवश्यक है। देखिए, मानव संसाधन के विकास हेतु मानव समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मानव संसाधन के विकास के लिए, मानव संसाधन के विकास के लिए जो मानव है वह समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अतः समाज का विकास करने के लिए मानव का विकास करना भी तो आवश्यक है भाई। जब मानव का विकास होगा तभी तो समाज का विकास होगा। जब मनुष्य का ही विकास नहीं होगा तो समाज का विकास कहां से हो जाएगा। मानव का विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य को किसी मशीन में डाल दोगे और भैया उसको घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दो, लो इसका विकास हो गया, ये तो डेवलप हो गया। जी नहीं, मनुष्य को क्या है, सिर्फ एक ही हथियार है, एक ही औजार है, वो है शिक्षा। हम मनुष्य को क्या करेंगे, शिक्षा दें, जो है कि बालक शिक्षित हो और तो क्या कर सकता है, वह आगे बढ़ सकता है ना। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, शिक्षा। मानव का विकास शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है, बल्कि किसी मशीन के द्वारा नहीं किया जा सकता। मानव संसाधन का विकास करने के लिए शिक्षा में नए नए आयामों को अपनाना होगा, उनको सम्मिलित करना होगा, तभी मनुष्य का विकास हो सकता है। आजकल हम लोग पढ़ाते हैं तो कितनी चीजें अपनाते हैं, सिर्फ चार्ट डस्टर नहीं अपनाते। हम ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, हम पॉइंटर यूज करते हैं, हम चार्ट पेपर यूज करते हैं, पूरा लेसन प्लान बना करके ले जाते हैं। मैनी थिंग्स, कितने ही तरीकों से हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, है ना, ताकि बच्चे का विकास हो सके। और भैया क्या है, रोजगार के अवसरों में तो वृद्धि के लिए भी नवाचार की बहुत आवश्यकता है, ताकि रोजगार के अवसर मिल सके। आज हर आदमी बेरोजगार बैठा है। समाज के रूप में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप आर्थिक आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आ गया है। आर्थिक आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः रोजगार परक हो गया है। वर्तमान समय में वह शिक्षा पूर्ण रूप से निरर्थक होती है जो आजीविका प्रदान करने में असमर्थ होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, वर्तमान समय में वह शिक्षा पूर्ण रूप से निरर्थक होती है जो आजीविका प्रदान करने में असमर्थ होती है। आज हम लोग सब लोग काहे लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमको कल नौकरी मिल सके, हमें रोजगार मिल सके और हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर आज हमें शिक्षा, वह शिक्षा पूर्ण रूप से निरर्थक है, बेकार है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मोल नहीं है, जो हमें आजीविका प्रदान नहीं कर सकती, जिनसे हम रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते, वह शिक्षा किस काम की। हम क्या करेंगे, ज्ञानी बन के, है ना। इससे बढ़िया है तो बस थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, है ना, वो बढ़िया है। तो क्या है कि वह शिक्षा बिल्कुल पूर्ण रूप से बेकार है,
उसका कोई कुछ भी कोई अस्तित्व नहीं जो हमें रोजगार ना दे सके। अतः शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए उसमें नवाचारों को समाहित करने की आवश्यकता होती है, जिससे शिक्षा वर्तमान युग से संबंधित हो सके और रोजगार के अधिक अधिक से अधिक अवसर हमको मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा देता हूं आपको समझाने में, है ना। और उसके बाद भी अगर कहीं पे कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कंप्लीट नहीं होता। जिन व्यक्ति जन्म से लेकर के कब्र तक सीखता है, मैं भी अभी सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। बाकी मैं समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, जितना कर सकता हूं। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे नवाचार की आवश्यकता और उसके उद्देश्य। ठीक है, आप लोग इसको अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारे सामने, नवाचार के 5 आई। यह क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। नवाचार के 5 आई क्या है, देखिए अब इसको पढ़ते हैं। देखिए नवाचार के 5 आई, 5 आईज ऑफ इनोवेशन। नवाचार के परिदृश्य में प्रयोग होने वाले 5 आई का विवरण इस प्रकार है। पहला तो है पहल, जिसको हम इनिशिएटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशिएटिव। यह सबसे कठिन हो सकती है क्योंकि यह केंद्रीय नियंत्रण के विरुद्ध होती है। छात्र टेबल पर बैठते हैं और समान शिक्षण प्राप्त करते हैं। आप किस समाज से आए हैं, किस समुदाय से आए हैं, आप किस जाति के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्लास में बैठे हैं, समान शिक्षण आपको सामने से दिया जा रहा है, जबकि शिक्षक कक्षा के सामने शैक्षिक गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। जो भी शैक्षिक गतिविधियां हैं वह टीचर सामने से आपको प्रोवाइड कराता है। कक्षा को एक लघु समाज के रूप में सोचें। आपका कक्षा भी तो एक छोटा समाज है ना, वह भी तो एक समाज के रूप में है। तो अपनी कक्षा को एक लघु समाज के रूप में समझें और व्यापक रूप से स्वीकार की गई धारणा को लागू करें कि यदि समाज में सरकार रचनात्मक गतिविधि को कम करती है तो आविष्कारशीलता की संभावना कम होती है। व्यक्तिवादी गैर पदानुक्रमित संदर्भों में रचनात्मक पहल की संभावना भी अधिक होती है। ठीक है, अधिकांश कक्षाओं के पाठ्यक्रम घंटों में से एक भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जांच और प्रयोजना की खोज को पूरा नहीं करता है जो छात्रों की पहल के रूप में योग्य हो। यह था हमारा पहल। अब हम जानते हैं आविष्कार। देखिए इन्वेंशंस। छात्रों को अपने विद्यालय में कई बार चीजों का आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम बच्चा अगर कुछ क्रिएटिव कर रहा है, कुछ रचनात्मक कर रहा है, बच्चा अगर सृजनात्मक है तो उसको छूट देनी चाहिए काम करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको डांट देना चाहिए। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि जो जो अच्छे टीचर हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जिन टीचर को नहीं पता होता है वो उठा के डांट देते हैं, अरे ये कर रहे हो, नहीं, जितना दिया है उतना करो। ये गलत बात है। अगर बच्चा कुछ नया कर रहा है तो उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। आविष्कार को सीखने की जिन पे ने क्या क्या है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे छोटे वैज्ञानिक हैं, है ना, उनके अंदर बहुत पावर होती है। आविष्कार को सीखने की दिनचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो आविष्कार है, जो इन्वेंशंस है, जो भी हमारा रूटीन है दिन का, उसमें इसको क्या करना चाहिए, सम्मिलित कर देना चाहिए, है ना, जिससे बच्चा एक समय पर कुछ चीजों को का आविष्कार करके भी देख सके। क्या आप इस गणित की समस्या को हल करने के लिए बेहतर तरीके से सोच सकते हैं? और प्राचीन लोगों ने अपने स्वयं के कुछ आधुनिक आविष्कार में चीन की दीवार बनाने के लिए पत्थर कैसे स्थानांतरित किए? ये 2 आविष्कार चुनौतियों का क्या है, उदाहरण है, जिसे छात्रों को अपने साप्ताहिक सीखने की जो दिनचर्या होती है उसमें शामिल करना चाहिए, यानी कि एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और इस आविष्कार की जो चीजें हैं उनको डाल देना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये आपका पीरियड किसका होगा, इन्वेंशन का होगा, आविष्कार का होगा। इसमें आप नई नई चीजों को ढूंढने खोजने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पूछताछ, इंक्वायरी पे आते हैं।
इंक्वायरी, पूछताछ। यदि शिक्षक नवाचार की प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न पूछता है या इस प्रश्न को लेकर के आशंकित है, डाउट है उसको, तो हमारे यहाँ शैक्षिक दृष्टिकोण पूछताछ और नवाचारों को हतोत्साहित करता है, डिस्करेज कर देता है। यह बहुत साफ है कि बच्चों का सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनमें नवाचार और चीज़ों के बारे में उत्सुकता को पैदा करने की आवश्यकता है। अनुसंधान और अन्वेषण नवाचार का आवश्यक तत्व है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, इन्वेंशन करना। यह नवाचार का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है भाई। जब हम खोज करेंगे, किसी चीज को अन्वेषण करेंगे, तभी तो हम कुछ परिवर्तन ला पाएंगे। नई नई चीजों को जुटा करके हम एक क्या है परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को अपने आपसे प्रश्न पूछने चाहिए और फिर संबंधित उत्तरों की खोज करनी चाहिए। अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, फिर उससे रिलेटेड जो भी आंसर है उसको ढूंढना चाहिए। छात्रों को जिज्ञासु बनाने के लिए दिए गए पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पूछने वाले मॉड्यूल को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनसे क्वेश्चंस निकल करके आए। उदाहरण जैसे एक विज्ञान आधारित गतिविधि चलाने के लिए शिक्षक छात्रों को अपनी आकांक्षाओं संबंधित सवाल पूछने के लिए कह सकता है। ऐसी गतिविधि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करती है, तब छात्र इस प्रश्नों के उत्तर अपने आप खोज लेते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। कल्पना, इमेजिनेशन देखिए, कल्पनाशीलता को कई प्रकार से प्रेषित किया जा सकता है। प्रारंभ के लिए जैसे शिक्षकों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के कौशल सिखाना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक क्रियाकलापों के बारे में बात कर सकते हैं, ना कि किसी जादुई चीज के बारे में चेतन प्रयास के बिना होती है। इसके लिए वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लेखन को प्रारूपित कर सकते हैं, कैसे किशोरों को अपने काम के साथ अपनी कल्पनाओं को संलग्न करने में सहायता कर सकते हैं। अतः पुरानी परंपरा को परिवर्तित करने का अब समय आ गया है। शिक्षकों के साथ रचनात्मकता और आविष्कार विशेषज्ञों के संयोजन से पाठ्यक्रम प्रारूपित करने में जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है। और कल्पना को परामर्श की जरूरत होती है। आपने कुछ सोचा समझा, आपने कल्पना की, उसमें अगर हमारी कोई दूसरा परामर्श देता है, कोई हेल्प कर देता है, तो उससे क्या होता है कि हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सबसे अच्छा परामर्श स्पष्ट रूप से विविध या असंबंधित विचारों, कौशल या वस्तुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, अधिकांश आविष्कार वास्तव में अभिनव संयोजन होते हैं और ऐसे अभिनव संयोजनों को बनाने के लिए आविष्कार को कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी आवश्यक है। कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंशन लास्ट स्टेप है आज का। देखिए, नवाचार क्या है, रचनात्मक होता है और अपेक्षित सुधार के लिए इसे लागू भी किया जाना चाहिए। कम से कम इसकी एक साधारण परिभाषा हमें यह याद दिलाती है कि एक अच्छा विचार तब तक कुछ नहीं करता जब तक कि यह कार्यवाही में परिवर्तित ना हो। हम खाली विचारें करते रह जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। एक अच्छा विचार तब तक कुछ नहीं है जब तक कि वह पूरी तरीके से लागू ना हो पाए, हम किसी चीज में परिवर्तन ना कर पाए, हम अपने जीवन में परिवर्तन ना कर पाए, सोचते ही रह जाए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम कुछ ना कर पाए, तो विचार हमारा वो निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विचारों को लागू करने में छात्रों को उल्लेखनीय रूप में बहुत कम समय मिलता है। कार्यान्वयन को कुछ आविष्कार करने वाले छात्रों से जोड़ देना चाहिए ताकि वे विचारों को लागू करने की चुनौतियों में अपना अनुभव दे सकें। आमतौर पर आपके द्वारा पहली बार प्रयास करने पर विचार लागू नहीं होते हैं। पहली बार प्रयास करने पर विचार लागू नहीं होते, किंतु यह योजना को परिष्कृत करता है। जैसे त्रुटियों से सीखना, गलती करके सीखना। आप एक काम को करो, आपसे गलती हो जाए, फिर प्रयास करो, फिर गलती हो जाए, फिर प्रयास करो, तो व्यक्ति त्रुटियों से सीखता है, स्किल्स से सीखता है, कल्पना करता है, पूछताछ करता है, आविष्कार करता है और उसके बाद फिर वो सीखता भी है। तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने पथ पर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि शिक्षा के संबंध में जो नवाचार है, शैक्षिक नवाचार या शिक्षा में नवाचार, इस टॉपिक की हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, लेकिन आप बिना लाइक और बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे, अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, और अगर आपने हमें इस चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसपी सर व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब पर डालेंगे तो आ जाएगा। और आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।